हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कुछ समय पहले हम सब ने देखा अतुल सुभाष केस, और उस केस में उस व्यक्ति ने अपनी एक वीडियो बनाई। अगर आप उस वीडियो को देखो तो वहां पे वो उस इंसिडेंट का एक कारण बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैसे से मैं अपने दुश्मनों को पाल रहा हूं, इसलिए मैं जो सोर्स है ये खत्म करना चाहता हूं। इट मीन्स सारा खेल पैसे का ही, आपको पता है। और मेंटेनेंस एक ऐसी चीज है कि वो कभी रुकती नहीं। देखिए दोस्तों, कुछ चीजों को समझते हैं। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि लड़की का मेंटेनेंस नहीं बनता, लेकिन बच्चा है, बच्चे का मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। और बच्चे का मेंटेनेंस ज्यादा बांध दिया जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो वो पैसा तो आपका जा ही रहा है ना, चाहे किसी के भी नाम पे जा रहा है। सेकंड, कुछ मामलों में ऐसा होता है कि लड़की का मेंटेनेंस तो नहीं बनता, लेकिन रेसिडेंशियल राइट के नाम पे उसका पैसा बांध दिया जाता है, तो पैसा तो फिर भी जा रहा है। तो कहने का मतलब, चाहे किसी भी रूप में पैसा जा रहा है, और अगर वो पैसा नाजायज जा रहा है, नाजायज इस सेंस में कि अगर पत्नी स्वयं कुछ गलत कर रही है, स्वयं एडल्ट्री में रह रही है, या स्वयं घर छोड़ के चली गई है, या खुद से गलत केसेस करके बैठी है, और फिर आप उसको पैसा भी दे रहे हो ऊपर से, तो ये तो गलत ही है। मेंटेनेंस का कानून तो ये था कि भाई जो पत्नी अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही है, उसको जो है उसका भरण पोषण करने के लिए अमाउंट दी जाएगी। जहां पे उसका पति उसको नेग्लेक्ट करता है, उसकी केयर नहीं करता, उसका भरण पोषण नहीं करता। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, आज की परिस्थितियां तो अधिकतर मामलों में बिल्कुल उल्टी हो रही हैं। तो ऐसे मामलों के अंदर फिर आपको दरकार होती है कि कहीं से कुछ ऐसा आ जाए जो आपको लाभ दे सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल नया जजमेंट, जो कि अतुल सुभाष केस के बाद आया है, वो आपको बताने वाला हूं। जहां मेंटेनेंस और एलिमनी दोनों पर अच्छा खासा कड़ा कटाक्ष किया गया है, और ये जजमेंट आप सभी के बहुत काम आ सकता है। दोस्तों, मेंटेनेंस और एलिमनी, स्पेशली मेंटेनेंस एक ऐसी चीज है, अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया, इसको काबू में कर लिया, तो सामने वाली पार्टी अपने आप ही टूट जाती है। क्योंकि मेनली जो इच्छा होती है वो होती है पैसे की, और जब झूठे केस दर्ज कराए जाते हैं तो वहां पे यही होता है कि झूठे केस से इन पर प्रभाव पड़ेगा, फिर ये पैसे देने के लिए रेडी हो जाएंगे। और झूठे केस से जो प्रभाव पड़ता है, जो हैरेसमेंट होती है, वो तो होती है, प्लस जो आप पर मंथ दे रहे होते हैं उससे भी आपकी हैरेसमेंट हो रही होती है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप जा रहे होते हैं, उसमें जो खर्चा आ रहा होता है, उससे भी आपकी हैरेसमेंट हो रही होती है। लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो हो रहे होते हैं, उससे भी आपकी हैरेसमेंट हो रही होती है। तो यही पैसा अगर कंट्रोल में आ जाए, लड़की 4 केस चला रही है, लेकिन अगर उसे उसमें कुछ मिल नहीं रहा है ना, पैसा नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्यों चलाएं, क्यों टाइम खराब करें अपना। लेकिन कुछ मिल रहा होता है तो कहते हैं ठीक है, जो मिल रहा है इसी में से कुछ पैसे से केस चलाते रहते हैं, बाकी जो बचेगा उसे अपनी पॉकेट में डालते हैं। तो चीजें फॉल्स होने के बावजूद भी रन होती रहती है। तो दोस्तों, इस जजमेंट पर हम लोग विचार करते हैं। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पहलू बताए। देखिए, आज के समय पे क्या होता है कि मेंटेनेंस के टाइम पे जो लड़की होती है, वो जब अपना एफिडेविट देती है तो मैक्सिमम कॉलम्स को नॉट एप्लीकेबल लिख करके दे देती है, और अपनी प्रॉपर्टी छुपा लेती है, अपने म्यूचुअल फंड, कोई इन्वेस्टमेंट सब छुपा लेती है, इवन अपनी नौकरी भी बहुत से मामलों में छुपा लेती है, कुछ भी उसमें रिवील नहीं करती। और जहां खर्चों की बात आती है, वहां अपना खर्चा बताती है, मेरा खर्चा तो महीने का 1 लाख रुपए, बच्चे का खर्चा एक महीने का 1.5 लाख रुपए, उठपटांग कुछ भी बताती है। तो अभी ये जो गाइडलाइंस है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर किया है कि भाई जो आप एफिडेविट दोगे वो तर्कसंगत भी होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ भी खर्चा बता दोगे अपना और वो मान लिया जाएगा। ठीक, तो उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आप बता रहे हो मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो 1 लाख रुपए का आप जस्टिफाई करोगे, या फिर आप वो अमाउंट लिखोगे जो प्रैक्टिकली समझ में भी आती हो। अब कोई छोटा सा शहर है जहां पे जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी है कि 20,000 रुपए में महीने का गुजारा आराम से चल जाता है। ऐसे शहर में रह करके आप ये दिखाते हो मेरा तो महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है, तो वो मानने लायक ही बात नहीं है। तो इसलिए जो है इस चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। अभी एक मेरा ही केस था, उसके अंदर क्या था, जो लड़की थी वो बाहर से ट्रेवल करी डाइवोर्स केस में, और वो बोलती है मुझे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का 10,000 रुपए चाहिए। लड़का कहता है बस की टिकट 300 रुपए की है, इसको 10,000 रुपए चाहिए। कोर्ट ने वहां पे हालांकि बहुत अच्छा खासा अमाउंट उसको ग्रांट कर दिया। किस बात का भाई, बस की टिकट 300 रुपए की आने की, 300 रुपए की जाने की, 600 रुपए की। वो कह रही मैं तो ओला बुक करके आऊंगी। तो हमारा ये आर्ग्यूमेंट था, सर ऐसे तो ये फ्लाइट बुक करके आया तो मैं फ्लाइट की टिकट थोड़ी दूंगा, मैं तो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग दूंगा ना, जो मेरी पॉकेट है, जो मेरी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग दूंगा। अब बस में आओ, ट्रेन में आओ, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूं कि आप प्राइवेट कैब बुक करके आ रहे हो, मैं क्यों दूंगा उसका। लेकिन उसके बावजूद कई बार आपके ऊपर काफी अच्छा खासा मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। एक अनदर केस मेरा दिल्ली में चल रहा था, वहां पे ट्रेवलिंग का 15,000 रुपए लड़की को दे दिया गया था। केवल 250 किलोमीटर का सफर था। अब आप बताओ 250 किलोमीटर में क्या टिकट आ जाएगी, 500 रुपए की टिकट आती है मुश्किल से, आने जाने की 1,000 रुपए हो गई, 15,000 रुपए, कुछ भी अमाउंट लगा दी जाती है। तो अभी यहां पर कोर्ट ने ये बोला कि जो आप एफिडेविट दोगे, उस एफिडेविट की जांच पड़ताल की जाएगी, उसमें आप जो भी अपने खर्चे दिखाओगे उसको रीजनेबल होना जरूरी है, तभी वो चलेगा, अदरवाइज नहीं। अगली चीज जो यहां पे कोर्ट ने बताई वो ये बताई कि भाई जब केस आपका फाइनल होगा, फाइनल पे जजमेंट से पहले अगेन फिर से आपको अपनी आय, अपनी संपत्ति, अपनी लायबिलिटी की सारी डिटेल सबमिट करनी होंगी।
उनकी फिर से जांच होगी, दोनों पक्षकारों के कागजातों की जांच के बाद ही एलिमनी की कोई राशि सेट की जाएगी। ऐसे ही नहीं कि आपने 4 साल पहले कोई एफिडेविट दे रखा, वेग सा उसके बेस पे हो गया। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छा स्टेप है। अगर इसकी पालना हुई तो जो एलिमनी अमाउंट है उसमें भी आपको बहुत राहत मिलने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम मामलों में लड़की है वह बहुत सारी संपत्ति होती है, जॉब होती है, बहुत कुछ होता है, वो सब के लिए आपको वक्त भी मिलेगा कि पूरा ट्रायल मिल रहा है आपको वो सब चीजें कलेक्ट करने के लिए। हो सकता है क्रॉस में कुछ निकल करके आ जाए, इंटरिम पे पहले तो क्रॉस होता ही नहीं है, तो वहां जो बोलती हो जाता है, लेकिन अब ट्रायल में क्रॉस भी हो चुका है, अब क्रॉस में कुछ चीज एडमिट भी हो चुकी होंगी, तो फंसेगी। तो इसलिए सच्चाई जो है वो कोर्ट के सामने आ जाएगी, इसलिए स्टेप उठाया गया है। इसके अलावा मेंटेनेंस डिसाइड करते समय और एलिमनी डिसाइड करते समय दोनों पक्षकारों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। वो क्या काम करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या इन्वेस्टमेंट है, इस चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। अभी तक देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी इग्नोर कर दिया जाता है। इवन लड़की डॉक्टर होती है, पीएचडी होती है, वकील होती है, उसके बावजूद उसका मेंटेनेंस ग्रांट किया जा रहा है। तो ये देखा जाएगा कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और कुछ अच्छा खासा उससे अर्न कर रही है। अब जो लड़की वकील है और 10 साल से प्रैक्टिस कर रही है, आप ये नहीं कह सकते ना कि उसकी जीरो इनकम है। इसी तरह से कोई लड़की है वो सीए और 10 साल से अपनी फर्म चला रही है, आप कैसे कह दोगे उसकी इनकम जीरो है, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं रही है तो उसकी इनकम जीरो मान लिया जाता है। ऐसा नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दोनों व्यक्तियों की लाइफ स्टाइल को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस पर एक उदाहरण बताता हूं छोटा सा। लड़की ने आकर के एक मामले में बहुत हो हल्ला मचाया, मेरे पास तो खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, मैं परेशान हो रही हूँ, प्रताड़ित हो रही हूँ, लोगों से मांग के खा रही हूँ। दोस्तों जो पर्स उसने लटका रखा था उसकी कीमत 80,000 प्लस थी, और यही बात हमने अपने आर्ग्यूमेंट में बोली भी। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति, यही मेरा कहने का मतलब है कि इन चीजों को भी देखा जाएगा, काउंट किया जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है। एक मामले के अंदर लड़की कोर्ट के अंदर खड़े होकर ये कहती है और बाहर उसकी लग्जरी गाड़ी पार्क हो रखी है फैमिली कोर्ट के बाहर। तो कहने का मतलब ये इस तरह की बैड टैक्टिक्स चल रही हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है तो आप उसको कोर्ट में प्रेजेंट करें, अपने आर्ग्यूमेंट में रखें, और कोर्ट उसको देखेगा कि भाई इसकी लाइफ स्टाइल क्या है। एक 80,000 या 1 लाख रुपए का पर्स लेने वाली लड़की ऐसी नहीं हो सकती कि उसके पास खाने को नहीं है, ठीक है। और एक मामले में तो बिल्कुल ही हद हो गई थी, लड़की व्हील चेयर पे आई, व्हील चेयर पे बैठ के आई, रोना धोना किया, बाहर चली गई कि मैं चल फिर नहीं सकती हूं, और जज साहब ने खुद उसको बाहर देख लिया घूमते हुए। जज साहब किसी काम से गए होंगे मीटिंग में, उसको देख लिया वो बाहर आराम से घूम रही थी, व्हील चेयर थी ही नहीं। तो जज साहब ने खुद लंच के बाद दोबारा से बुलाया उनको पक्षकार को, फिर वो व्हील चेयर पे आए, फिर अच्छा खासा सुनाया। तो ये सारी चीजें कोर्ट नजर में रखेगी कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। अब दोस्तों इसमें यह भी होता है जब मेंटेनेंस तय होता है या एलिमनी तय होता है तो लड़के की जो लायबिलिटी होती है वो बेचारा दिखाते रहता है, मेरे पास मेरे मम्मी पापा डिपेंडेंट हैं, उनकी बीमारी है, ये करना है वो करना है, बट उन सब चीजों को भी दरकिनार कर दिया जाता है। एक पर्टिकुलर परसेंटेज है वो काटा ही काटा जाता है जो कोई भी डिपेंडेंट हो आप पे, ठीक है। तो यहां पे अब ऐसा भी नहीं है। अभी ये बोला है कि जब एलिमनी डिसाइड होगी तो आपके ऊपर जो लायबिलिटी है, आपके जो लोन चल रहे हैं, आपके जो माता पिता हैं, आपका जो बीमारी का खर्चा है या कोई और आपकी लायबिलिटी है, इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देख करके उसके बाद ही अमाउंट डिसाइड की जाएगी। इसके अलावा यह भी बताया गया कि भाई जो ये केस चलाने वाले पक्षकार होंगे इनकी केवल आय ही नहीं संपत्ति भी मैटर करेगी, प्रॉपर्टी भी मैटर करेगी। कि लड़की कहती है मेरे पास तो जीरो इनकम है, ओके, लेकिन उसके पास 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी भी मैटर करेगी। अब अगर आपके पास वो प्रॉपर्टी है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, उसके बाद ही कोई मेंटेनेंस या एलिमनी डिसाइड होगी। और इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि भाई जब लड़की की एलिमनी डिसाइड की जाएगी तो उसके जो कोर्ट में खर्चा आया है, जो लिटिगेशन एक्सपेंस आया है, उसको ध्यान में रखते हुए एलिमनी की अमाउंट डिसाइड की जाएगी। और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि यह विवाद चल नहीं सकता है तो सो मोटो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उस मैरिज को समाप्त कर सकती है। सारी चीजें वहीं की वहीं खत्म। ऐसा कई बार हुआ भी है बहुत से मामलों में कि आप ट्रांसफर कराने गए हैं, किसी अपील में गए हैं, किसी रिवीजन में गए हैं, कोई एसएलपी लेकर के गए हैं और वहीं के वहीं 142 का यूज करके मैरिज को खत्म कर दिया जाता है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि न्यू हैं, अतुल सुभाष केस के बाद की हैं, और ये जो गाइडलाइंस हैं ये अभी सभी लोगों के बहुत काम आने वाली हैं आने वाले फ्यूचर में। जस्ट एक सर्कुलर की जरूरत है जिसके अंदर ये आ जाए कि हाँ भाई ये जो गाइडलाइंस है इसको इतनी तारीख से भारत की सारी कोर्ट स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगी। उसके बाद आप देखो काफी सिस्टम चेंज होगा, काफी सारी चीजें प्रकाश में आ जाएंगी। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, जब रजनीश नेहा देते ही नहीं थे, लड़का भी अपना सब कुछ छुपाता था, लड़की भी अपना सब कुछ छुपाती थी, कोर्ट मिसगाइड ही होता रहता था। अभी एफिडेविट का चक्कर कर दिया है तो इसमें क्या है कि बहुत हद तक चीजें निकल करके आ जाती हैं। कहीं ना कहीं आदमी सोचता है मैं एफिडेविट में झूठ बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उतना छुपा नहीं पाता है जैसे कि पहले चलता था। ऐसे अभी जो गाइडलाइंस हैं इसके अंदर बहुत कुछ है, और इसमें लड़के वाले पार्ट पर भी बहुत कुछ है, क्योंकि जो चीजें इग्नोर की जाती हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है, तो यहां से आपको फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे आगे भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली ऐसी जानकारियां निरंतर मिलती रहें।
चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।